इसके पहले हम लोग पढ़े थे अवकलन, अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन कैलकुलस। इसमें ये जो क्रिया हमारी होती है ये सम जो है अवकलन के ठीक जो है व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी व्युत्क्रम कह सकते हैं कि इसके ठीक जो है व्युत्क्रम होती है इंटीग्रेशन। जैसे हम उसमें लिखते थे कि d/dx f(x), अगर इसका जो हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं, ये अवकलन का चिन्ह, ठीक, अवकलन करते हैं तो क्या हमको मिलता है, मान लेते हैं मिलता है d(f(x). लेकिन अगर इसको समाकलन फॉर्म में लिखेंगे, इसी में जो है इंटीग्रल समाकलन का ये चिन्ह इंटीग्रल क्या हो जाएगा, f(x) dx इक्वल हो जाएगा f(x). ठीक इसके क्या होगा, विपरीत क्रिया होगी। फिजिक्स में इसका प्रयोग क्या है, कहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं, हम लोग आप 9th में पढ़े होंगे कि अगर कोई समीकरण दिया है, जैसे हमको निकालना है v बराबर, ऐसा इक्वेशन पढ़े होंगे ds/dt, ठीक, कुछ दूरी दिया गया है, कुछ वेग आपको दिया गया है, जैसे वेग बराबर अगर कुछ फार्मूले में दिया है t के संदर्भ में, जैसे दिया है 3t का स्क्वायर, टाइम आपका इतनी वेलोसिटी से है, तो इसमें दूरी के लिए अगर कंडीशन पूछेगा, नहीं यस बराबर है तो हमसे दूरी पूछे, वेलोसिटी इसकी पूछेगा तो हम इसका क्या करेंगे, अवकलन कर लेते हैं, तो ds टी के सापेक्ष तो हमको वैल्यू पता हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर यही फॉर्म इसमें दिया गया तो वेलोसिटी निकालने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर v बराबर हमारा पूछ दिया गया, v बराबर मान लीजिए 2 t² ऐसे दिया गया, ठीक। अब हमको निकालना हो यस, निकालना हो यस, तो क्या करेंगे, अभी तो हम पढ़े हैं कि यस तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि v बराबर लिख लेते हैं ds/dt, लेकिन अब हमको ds/dt यहाँ पे v पहले से दिया है, तो हमको यस इसको लेके आना है, अगर इस फॉर्म में, मतलब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पे समस्या है, इस फॉर्म में ला नहीं सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, ठीक। उसी को हम इस टाइप में इसमें देखेंगे, इसकी आवश्यकता है कि जब कभी जो है परिवर्तित वैल्यू को परिवर्तन करना होता है तो यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। समाकलन होता क्या है, आप भी पढ़ेंगे, अवकलन का जो व्युत्क्रम होता है वही क्या है, समाकलन प्रदर्शित करने के लिए भी आपको बता दें। आगे देखेंगे, ये अगर ग्राफ इससे हम समझना चाहें तो मान लेते हैं x है, y है, ठीक। अगर इसमें हम आपसे पूछें कि जो है इस ऐसे कोई ग्राफ बना है, इसमें पूछे कि x y का जो है मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल x के सापेक्ष या x के टर्म में, परिपथ में, तरंग जो है संदर्भ में, x के संदर्भ में हमको जो है इसका क्षेत्रफल बताइए, तो हम एक लाइन यहाँ x टर्म खींच लेते हैं, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर कोई ग्राफ बना हो इस टाइप का बना हो, टाइम के लिए वेरिएशन दिखाई दे रहा है, ठीक, टाइम के संदर्भ में अगर, तो यहाँ पे अगर हमको निकालना है ये और y के बीच में, x और y के बीच में देख के चलेंगे तो क्या होगा, इसमें अगर हमको इस बिंदु पर पूछ लिया x अक्ष के टर्म में, तो x अक्ष से एक लाइन मिला देंगे, कितना जो है टर्म में परिवर्तन हो, लंबाई के चौड़ाई क्षेत्रफल के अनुसार अपना जो है इसका क्षेत्र निकालेंगे। लेकिन अगर फार्मूला हमारा जो है कुछ ग्राफ इस टाइप का हो, थोड़ा सा दबा और उभरा हुआ टाइप का हो, कर्व के आकार में अलग, ठीक है, तब हमको क्या करेंगे कि इस पर अगर हमको जो है क्या करना है, x के संदर्भ में हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको इस बिंदु पर निकालना है x के संदर्भ में, तो हम क्या करेंगे, इससे एक लाइन यहाँ पे छोटी सी लाइन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे, ठीक। इस लाइन को यहाँ से इसकी दूरी को यहाँ पे निकालना था, तो क्या बोल देंगे dx, और यहाँ से
यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे y1 है, ठीक, इसकी स्थिति यहाँ पे y1 है, यहाँ पे क्या है dx, इतनी दूरी निकालेंगे। अगर मान लेते हैं इस बिंदु पे निकालना तो सूक्ष्म खंड फिर लेंगे dx, और dx लेकर के इसकी स्थिति देख लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं y। अगर हम इसको लिखेंगे इसमें यहाँ पे पहले वाले खंड का अगर हम देखेंगे तो इसका और इसका क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, ठीक। तो हमको क्या मिलेगा इसके जो है इस संदर्भ में हमको मिल जाएगा जो हमको कर्व या क्षेत्रफल एरिया जो हमको मिलेगा इसका पूरे का एरिया जो हमको मिलेगा y1 पूरे क्या हो जाएगा dx बार, ठीक। इसी तरीके से y को इसका क्षेत्रफल जो हमको मिले, इसी तरीके से ऐसे अगर मान लीजिए पूरे का निकाला जाए तो छोटे छोटे खंडों में करके अलग अलग स्थिति लेकर के इसका मान को क्या करेंगे, इसका मान अलग अलग भाग में क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब जब अलग अलग स्थितियों में निकाल लेंगे तो हम क्या करना होगा कि ये कई भागों में टुकड़ों में निकाल करके इनका क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो मान लीजिए इनका समेशन करें क्षेत्रफल निकालने के लिए, समेशन किए तो क्या निकला, हो गया y1 dx, सबको पूरे का अगर हमको पूछा गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब इस स्थिति से लेकर के यहाँ x1 तक, अभी यहाँ देखिए यहाँ तक पूरे संपूर्ण का जो है हमको क्षेत्रफल बताइए, तो क्या करेंगे प्रत्येक स्थिति का छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के सूत्र करके उसको आपस में जोड़ लेंगे, y2 dx ऐसे करके y3 dx ऐसे करके हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि इनको अगर इस टाइप से हम ऐड कर रहे हैं, एक फार्म में अगर और लिखें तो इनका क्या कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं। समेशन क्या कर रहे हैं, y का मान हम यहाँ पे देख रहे हैं 0, तो y बराबर हम n और dx x के संदर्भ में कर रहे हैं, कहाँ पे y बराबर कहाँ से शुरू हुआ है 1 से, ठीक, y n बराबर कहाँ से शुरू हुआ है 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, मान लेते हैं n तक जा रहा है, ठीक, n तक। लेकिन अगर इसी भाग को और इस टाइप से जोड़ करके पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे कर थोड़ा सा दबा, थोड़ा भरा हुआ अलग अलग पदों में है, हर कंडीशन में थोड़ा सा हमारा जो है कर्व क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है। अब इसी टर्म को छूटने के लिए, इससे बचने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमको समाकलन करना। अर्थात हम क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ से मान लेते हैं इस स्थिति, इसको x1 मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए x2 मान लीजिए। हमको x1 से x2 तक संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना, तो x1 से x2 तक हम कंडीशन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम क्या कर लेंगे, समाकलन कर, और समाकलन कर लेंगे तो सारे का जो प्रोसेस हमको देखेंगे। तो इसका अगर इस टर्म में क्षेत्रफल हम अगर देखेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर x1 से लेकर के x2 तक y1 dx, इस फार्मूले तक क्या कर लेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे। तो जो टर्म हमारा टर्म बचा हुआ पद था वो हमारा बचा हुआ पद छूटेगा नहीं, ठीक। तो हम क्या होगा कि अगर किसी पद का क्षेत्रफल निकालना है या कर्व का या लाइन का निकालना, तो हम क्या करेंगे, उस स्थिति से लेकर के अगले स्थिति तक क्या कर लेते हैं, उसका समाकलन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मानक समाकलन के लिए मानक सूत्र, ठीक, जिस प्रकार से हम लोगों ने अवकलन के लिए पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से मानक के लिए हम देखेंगे, मतलब समाकलन के लिए भी सूत्र देखेंगे। अगर कहीं पे हमारा समाकलन किया गया हो, x मतलब यहाँ पे 1, इस संदर्भ में अगर 1 पे वहाँ पे 0 हो जाता है, यहाँ पे dx 1 के संदर्भ में किया जाएगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त। दूसरा है कि अगर हमको किसी फॉर्म में u प्लस v मतलब दो चर पद है, ठीक, दो चर जो है चर पद है, वेरिएबल पद है, अगर इनका हम समाकलन करते हैं तो
हमको अलग अलग फार्म में करके इनका समाकलन करेंगे। कैसे करेंगे? पहले वाले पद का इससे कर लेंगे तो क्या मिलेगा? समाकलन इंटीग्रेशन u x प्लस इंटीग्रेशन v dx। अगर हम क्या करते हैं तीसरे फार्म में समाकलन करते हैं 1/x dx। 1/x का हम उसमें पढ़े थे log x का पढ़े थे 1/x। ठीक इसके विपरीत 1/x dx का क्या होगा? log ex। और हम देखते हैं इसी टाइप में cos x dx क्या हो जाएगा? इसका sin x हो जाएगा। अगर किसी में लिखा गया हो cu dx तो यहाँ पे c जो है कांस्टेंट पद है और ये क्या है? वेरिएबल पद है। तो जो कांस्टेंट टर्म होगा वह क्या करते हैं, इसमें जीरो नहीं होगा, वो क्या करेंगे? बाहर करेंगे। जो वेरिएबल पद होगा x के टर्म में उसी का क्या कर देंगे? समाकलन करेंगे। ठीक। अगर किसी में ये महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर ये सब इसमें से जितने जो है फिजिक्स में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं उसी का जो है हम आपको दिखाएं। बाकी टर्म को हम छोड़ दिए क्योंकि मैथ में जा करके इसका जो है पूरा एक भाग कर सकते हैं, लगभग 30 एक्सरसाइज लगभग हल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किसी में x पावर n dx लिखा गया है तो उसका मान क्या हो जाएगा? x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे n का मान जो हमारा होना चाहिए -1 नहीं होना चाहिए, तब ये वैल्यू। ठीक। आगे देखेंगे कि अगर sin x है, sin x का समाकलन करना तो क्या हमको sin x dx बराबर क्या मिल जाएगा? -cos x। क्या प्राप्त होगा? -cos x। और अगर किसी ने e पावर x dx दिया है तो उसका अगर हम समाकलन करते हैं तो हमको वही वैल्यू फिर क्या होगा? e पावर x प्राप्त हो जाएगा। ठीक। लेकिन किसी टर्म में अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया है तो उसका अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या होगा? tan इनवर्स x प्राप्त होगा। ठीक। जैसा tan इनवर्स x का आप जो है ऑकलन में किए थे, ठीक उसी का उल्टा जो है क्या आया था उसमें आया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक उसी का जो है विपरीत आया tan इनवर्स। और देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका अगर समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? tan x मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका समाकलन के लिए मानक सूत्र है इसको आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन आपका होगा नहीं। लगभग हम आपको बताएं मैथ में अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो लगभग 30 एक्सरसाइज में, और 30 एक्सरसाइज का मतलब 15-20 हर एक्सरसाइज में सवाल होंगे, तो पूरा मिला करके एक लॉन्ग बनेगा आपका, उसमें इसका डेरिवेशन पूरा कर देख सकते हैं। यहाँ पर जितना आपको प्रयोग करना था वो आपको बताया है। ठीक। आगे हम देखेंगे इसके कुछ जो है सिंपल उदाहरण देख लेंगे। देखेंगे किसी में लिखा गया हो x पावर y बराबर x पावर 9। अगर इसको क्या करना है, हमको x के जो है इसको अगर x के सापेक्ष हमको क्या करना है? समाकलन करना है। तो क्या करेंगे? पावर में क्या करेंगे? यहाँ पे एक फार्मूला भी हम पढ़े थे, यहाँ पे कौन सा फार्मूला कि x पावर किसी का समाकलन में x पावर n dx, तो हमको मिला था x पावर n प्लस 1/1 प्लस n प्लस 1। ठीक। उसी टाइप में इसको भी कर लेंगे। उसी टाइप में करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा समाकलन इस तरह का अगर हम करते हैं तो क्या हमको मिलेगा इसका कितना हो जाएगा? किसके सापेक्ष में कर रहे हैं? x के सापेक्ष में कर रहे हैं। ठीक। तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा उसी फार्मूले से रख लेंगे। x हो जाएगा लाइन क्या हो जाएगा? x पावर 9 dx, और इस टर्म में आगे लिखेंगे तो हमको मिलेगा, इसका अगर करते हैं x के सापेक्ष तो मिल जाएगा x
9 प्लस 1/9 प्लस 1 क्या मिल जाएगा 9 प्लस 1, तो हमको मिलेगा 10 अपान x पावर 10/10। ठीक, तो हमको अगर इस टर्म का समाकलन करते हैं तो यहाँ पे x पावर 10/10 प्राप्त होगा। अगर हम इसी टर्म में और एक उदाहरण देखें, दूसरी टर्म मान लीजिए किसी इक्वेशन में दिया गया हो x 0 π/2 cos 2x dx का समाकलन कीजिए, तो क्या हो जाएगा समाकलन कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका समाकलन करने पर क्या होगा, समाकलन करने पर हमको मिलेगा cos x का टर्म जो पढ़े थे उसमें cos x के टर्म में हमको क्या मिला था, यहाँ पे साइन के टर्म में अगर देखते हैं मान लीजिए क्वेश्चन में साइन के टर्म में देखेंगे पहले, इसके बाद cos पढ़ेंगे। ठीक, तो हमको मिल जाएगा, इसका समाकलन करेंगे। ये पावर लिमिट हम जिसमें जिस तरीके से आपको बताया था कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमको करना है, इसमें 0 से π/2 करना है, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस cos 2x पहले पूरे का फिर बटे 2। ठीक, कहाँ से 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2। अब क्या करेंगे इसमें से 1/2, यहाँ पे 1/2 कैसे है, ये x पावर 1 है, इसका एक बार पूरे का एक बार करेंगे फिर इसका करेंगे 1/2 आपका। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसको बोलते हैं अपर, इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, ये बोला जाएगा अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 1/2 को बाहर कर लेंगे तो हमारा मिल जाएगा माइनस cos 2x। ठीक, लिमिट कहाँ तक होगी 0 से लेकर के π/2 तक। फिर क्या लिख सकते हैं इसको 1/2, क्या लिख सकते हैं वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा माइनस cos 2x का मान π/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos 0। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मान रखेंगे 1/2, इसका मान माइनस, यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया तो मिला cos पाई, और यहाँ पे माइनस cos 0 अंश के कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ पे हमको cos 0 और इसको आगे अगर हम इस स्टेप में देखेंगे तो 1/2, इसका मान कितना होगा माइनस cos पाई का मान 1, तो 1 हो गया और इसका मान कितना होगा 1, तो हमको कितना मिल गया, ये हो गया +2, तो हमको मिल गया 1/2 × 2, काट देंगे तो मिलेगा क्या -1। ठीक, इस टाइप से हम क्या करेंगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसका जो और डेरिवेशन होगा जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका डेरिवेशन करना है। ठीक है।